स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के उन सभी टॉपिक को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे PYQs जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये बार बार ऐसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इन सभी को डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की एक पूरा खाका आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा कि पूरी रिसर्च जो होगी बस इतनी ही है, इसके अलावा एग्जाम में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो एक एक क्वेश्चन को हम यहां पे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि पहला सवाल है कि आइडेंटिफाई द सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अगर हाइपोथेसिस को बनाना है, फॉर्मुलेट करना है, तो उनको सोर्सेस क्या होते हैं उन्हीं को आपको पहचानना है। एक 5 तरीके की स्टेटमेंट दी गई है, ए से लेके ई तक। कौन सी इसमें सही है, बेसिकली आपको यह पूछा गया। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सॉरी, सैंपलिंग मेथड यूज फॉर रिसर्च। क्या सैंपलिंग मेथड हमारा हाइपोथेसिस बनाने में मदद करता है? सैंपलिंग मेथड तो भाई डेटा कलेक्ट करने में मदद करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। अगर पहला गलत है तो ए जिसमें वो गलत हो गया। ठीक है ना? ये एक अप्रोच है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। दूसरे को देखते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ द अर्लियर रिसर्च। जो पुरानी रिसर्च है, पहले की जो रिसर्च हुई है, उसकी रिपोर्ट से मदद मिलती है हमें हाइपोथेसिस बनाने में। ये बात बिल्कुल सही है भाई। जो अर्लियर रिसर्च, अर्लियर स्टडीज है, उनको हम पढ़ के ही तो हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है? हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस होता है, एक टेंटेटिव आंसर होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि प्रूफ करना चाहते हैं, जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। ये कैसे बनता है? जो हम पुरानी रिसर्च पढ़ते हैं, जो पहले हो चुकी है, उसी के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। तो ये तो आपका बी वाला हो जाएगा। बिलीव्स प्रिवेलिंग इन द एरिया ऑफ द सिलेक्टेड प्रॉब्लम। सिलेक्टेड प्रॉब्लम वही मतलब क्या है? हाइपोथेसिस बनाने में जो बिलीफ्स होती है समाज में, ये भी आपकी हेल्प करती है। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं, आप अभी समझ जाएंगे। जैसे समाज में कहा जाता है कि वो स्टूडेंट्स जो शांत इन्वायरमेंट में, पीसफुल इन्वायरमेंट में पढ़ाई करते हैं, उसके परफॉर्मेंस बेटर होते हैं एकेडमिकली। तो ये बात हम प्रूफ करना चाहते हैं कि क्या ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो सच में होते हैं। तो ये हाइपोथेसिस कहां से बनी? बिलीफ से भी हाइपोथेसिस बनती है, थ्योरी से भी हाइपोथेसिस बनती है। ठीक है ना? तो हमारा सी भी हो जाएगा। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर इन द एरिया ऑफ द सिलेक्टेड प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम सिलेक्टेड है, यानी रिसर्च को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो प्रायर एक्सपीरियंस रिसर्चर का बहुत ज्यादा मदद करता है। क्योंकि यहां पे प्रायर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि रिसर्चर अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व करने के बाद हाइपोथेसिस बनाता है। क्यों? ये भी हमारा हो जाएगा। हाइपोथेसिस कैसे बनती है? कि इसके सोर्स ही तो पूछा कि भाई सोर्स क्या है हाइपोथेसिस बनाने का, जरिया क्या है हाइपोथेसिस बनाने का। तो भाई एक्सपीरियंस से बनती है, बिलीफ से भी बनती है, थ्योरी वगैरह है, बिलीफ से समाज में। और यहाँ पे क्या है? पुरानी जो रिसर्च है, उससे उसको पढ़ते हैं, उससे पढ़ने के बाद एक टेंटेटिव स्टेटमेंट तैयार करते हैं। और हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन दिया गया। पॉपुलेशन का जो टाइप होता है, क्या हमारा ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करने में मदद करता है? भाई ये हमारा डायरेक्टली मदद नहीं करता है। रिसर्च डिजाइन को तो अफेक्ट करता है, लेकिन ये हमारा डायरेक्टली हाइपोथेसिस को के ऊपर कोई भी असर नहीं करता है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, सी और डी। बी, सी, डी ऑप्शन ए में है। क्या ये बात समझ में आई? देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पे सवाल क्या आपसे? अब ये देखिए हाइपोथेसिस है, तो अब हाइपोथेसिस से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, टाइप 1 एरर क्या होती है, टाइप 2 एरर क्या होती है। ये सारी चीजें आपको अपने एंड पे तैयार करनी है। ठीक है ना?
तब जाके आपका क्वेश्चन, आपका जो जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए तैयारी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, डिडक्टिव रीजनिंग, दो तरीके की रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव होती है और एक डिडक्टिव होती है। इंडक्टिव क्या होती है कि आपकी इंडक्टिव क्या होती है कि ये पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाती है, और आपकी डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है ये जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाती है, यानी ये क्या स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, ये जो है जनरल से क्या है भाई, थ्योरी होती है ना, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाती है। तो यही कह रहे हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग किस ऑर्डर में होता है, वो ऑर्डर आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है, हमने जो क्या बताया, एक जनरल चीज होती है, यानी थ्योरी से बात शुरू होती है। देखिए थ्योरी ऑप्शन बी में सिर्फ दिया गया है, यहां भी नहीं दिया गया, यहां भी नहीं दिया गया, यहां भी नहीं दिया गया। थ्योरी है, थ्योरी को आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बनाई। पढ़ने के बाद हाइपोथेसिस से क्या होता है कि आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी हाइपोथेसिस है इसको प्रूफ करें, टेस्ट करें कि क्या ये जो हाइपोथेसिस बनी है वो सही है या गलत है। उसके लिए आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद उस डेटा को जब चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, तब कंफर्म करते हैं कि हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर ट्रू नहीं है। ये आपका पूरा डिडक्टिव रीजनिंग का प्रोसेस हो जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में बात पूछी जाती है। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है भाई, हमने तो डिडक्टिव के बारे में पढ़ा। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होती है, एक पर्टिकुलर चीज होती है, स्पेसिफिक चीज होती है कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बात यहां ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। फिर उसके बाद कोई पैटर्न आप पहचाना, आपने लोगों को देखा, एक पैटर्न देखा कि सब में एक चीज कॉमन पाई जा रही है। फिर उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस बना के आपने एक थ्योरी बना दी, आपने एक थ्योरी बना दी। अब इसी जो थ्योरी बनी है, सही बनी है, गलत बनी है, इसी को चेक कहां पे किया जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग में। क्या बात समझ में आ रही है आपको? आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में पूछा गया है कि रिसर्च की क्या खासियत है। बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको आपका 2 नंबर लेके जा सकता है, 2 नंबर आपका खा सकता है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट ऑलवेज एम टू डेवलप न्यू थ्योरी। क्या भाई, न्यू थ्योरी को ये डेवलप करता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ऑलवेज लगा हुआ है, ऑलवेज की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्यों गलत होती है? सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में न्यू थ्योरी को बनाना ही नहीं होता है, इसके अलावा टेस्ट थ्योरी जो पुरानी है उसको टेस्ट करना भी होता है, एग्जिस्टिंग जो थ्योरी है उसको और भी एक्सप्लोर करना होता है। ये भी सारे इसके काम है। ऑलवेज नहीं होता है न्यू थ्योरी बनाना, इस वजह से ये वाला गलत हो जाएगा। अगर ये गलत है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद है इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। भाई जो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है ये रिसर्च। कैसे भाई? एक मेथड का यूज किया जाता है, एक सिस्टमैटिक वे, एक तरीका अपनाया जाता है, तब जाके आपकी कहीं एक रिसर्च अच्छी होती है। बी वाला सही हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। भाई कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें लॉजिक का यूज किया जाता है, रीजनिंग का यूज किया जाता है, एनालिटिकल थिंकिंग लगती है। मतलब जो भी डिसीजन आप दे रहे हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है आपके पास, उस डेटा के बेसिस पे आप डिसीजन दे रहे हैं, तो ये भी बात सही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन इन एवरी काइंड ऑफ रिसर्च। एवरी काइंड ऑफ रिसर्च की बात यहां पे गलत है। हर तरीके की रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जा सकता। हाइपोथेसिस टेस्ट वहीं पे होती है जहां पे डेटा नॉर्मली आपका क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है।
क्या है, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि हाइपोथेसिस वगैरह को टेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है हाइपोथेसिस, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, आपकी क्वांटिटेटिव है, इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इट कलेक्ट्स एंड एनालाइज एविडेंसेस टू डिराइव, बिल्कुल सही भाई, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर जो भी एविडेंसेस बेसिस पे आप रिजल्ट लेके आते हैं, रिजल्ट फाइंड करते हैं, ये भी बात सही है। आपका ऑप्शन बी, सी और ई बन जाएगा। बी सी किसमें है भाई, बी सी ऑप्शन थर्ड में हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड ये सवाल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, जब भी आपको ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला आए तो आपको पढ़ना कहां से शुरू करना है, यहां से, ये वाले कॉलम से, पहली लाइन से स्टार्ट करनी है। फिर जब ये पहली लाइन पढ़ लेंगे तो ये आप इसमें देखेंगे कि किस में ये बात कही जाती है। देखिए वेरिएबल आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड, किस में होता है भाई, वेरिएबल को किस में मैनिपुलेट किया जाता है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंजेस करते हैं, इसका असर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलता है। ये किस में किया जाता है भाई, एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। डी का पहला हो जाएगा। अगर डी का पहला होगा तो ये दोनों गलत हो जाएगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। फिर उसके बाद इसको पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द बिहेवियर्स इन नेचुरल सेटिंग विदाउट इंटरवेंशन। आप इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेचुरल, एक नेचर में आप स्टूडेंट, आप जो है बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कहलाती है। दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा। अगर दूसरे का दूसरा सही होता है तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद इन डेप्थ स्टडी किसमें की जाती है भाई, बहुत आसान है, एक सिंगल पर्सन पे या फिर फ्यू इंडिविजुअल पे स्टडी की जाती है, बहुत गहराई से उसके बारे में जाना जाता है, तब ये केस स्टडी में होता है। ऐसा क्यों? पहले का तीसरा मैच करेगा, पहले का तीसरा इसी में है, ठीक है ना। अगर पहले का तीसरा भी आपको पता है तो ये आंसर यही से ही आपका आ जाता है। अब यहां पे देखें, स्टडी इन विच ग्रुप, सॉरी हाँ, ग्रुप ऑफ द पार्टिसिपेंट, एक स्टडी की जा रही है ग्रुप ऑफ द पार्टिसिपेंट की, इज ऑब्जर्व एंड मेजर ओवर टाइम, यानी टाइम के साथ साथ जो है डेटा अलग अलग तरीके से कलेक्ट किया जाता है, इनकी स्टडी की जाती है। तो ये भाई लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में होता है, मल्टीपल टाइम डेटा को कलेक्ट किया जाता है। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। टाइप्स ऑफ रिसर्च भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये देखिए, ये भी मेथड्स, रिसर्च के जो मेथड हैं उसको पूछा गया आपसे कहा गया कि एक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से प्लान करता है, क्या प्लान करता है कि टीचर हैं और स्टूडेंट हैं, एक इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो रहते हैं, उनके एटीट्यूड को देखा जा रहा है, वैल्यूज को देखा जा रहा है और बायसेस को देखा जा रहा है, अपनी आंखों से देखा जा, सिर्फ और सिर्फ देखा जा रहा है। तो ये इसमें किस तरीके की रिसर्च मेथड को अपनाया जाएगा? एक्सपेरिमेंटल है, केस स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव है, इथनोग्राफिक, हिस्टोरिकल है। अब जब भाई अपनी आंखों से आप देखेंगे, सिर्फ देख रहे हैं और उसको जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या होता है भाई, लोगों की स्टडी कर रहे हैं, डेप्थ में समझ रहे हैं, तो केस स्टडी होता है। क्यों? केस स्टडी आपका ये वाला हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव, लोगों को देख रहे हैं, जैसा देखा आपने वैसा ही लिख दिया, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एथनोग्राफिक क्या होती है भाई, जब एक पर्टिकुलर कल्चर के बारे में या पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, जब इनकी लाइफ स्टाइल वगैरह से रिलेटेड, इनके पहनावे ओढ़ावे से रिलेटेड, इनके रहन सहन से रिलेटेड स्टडी की जाती है, तब ये इथनोग्राफिक होती है। तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे है नहीं, कल्चर वगैरह को तो कहा नहीं गया। हिस्टोरिकल रिसर्च में पास्ट में जो इवेंट हुए हैं उनके बारे में जब स्टडी की जाती है, जो पुरानी पुरानी चीजें हैं उनको जब देखा जाता है वो हिस्टोरिकल होता है। तो इसमें वो भी नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है, जहां पे
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है वेरिएबल्स के बीच में, तो ये भी इसमें कुछ ऐसा नहीं देखा है। तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में होता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है क्या चीज, स्टेजेस। कैसा स्टेज भाई, रिसर्च प्रपोजल का। रिसर्च प्रपोजल के अलग अलग स्टेज होते हैं। जब हमारी रिसर्च प्रपोजल बनाई जाती है तो ये एक स्टेज को फॉलो करते हैं। तो उसी में कहा गया कि कौन से रिसर्च प्रपोजल के पार्ट हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या होती है, बेसिकली आप लोग समझें कि एक ब्लूप्रिंट होता है, एक प्लान होता है कि रिसर्च किस तरीके से की जाएगी, क्या उसमें प्रॉब्लम होगी, क्या रिसर्च किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें रिसर्च प्रपोजल में दी गई होती है। तो इसको कह रहे कि कौन सा इसमें स्टेज आइडेंटिफाई करना आपको। सबसे पहला दिया गया डेटा फैब्रिकेशन। स्टूडेंट्स, डेटा फैब्रिकेशन जो होता है ये हमारा स्टेज में नहीं आता है रिसर्च प्रपोजल के। क्यों नहीं आता है क्योंकि डेटा फैब्रिकेशन जो होता है ये एक तरीके का अनएथिकल कंडक्ट होता है, ठीक है ना। अनएथिकल का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेटा जो होता है फेक बनाया जाता है, रिसर्च किया नहीं गया, सैंपल डेटा लिया नहीं गया है, बल्कि ये डेटा अपनी मर्जी से खुद से बनाया गया है। तो ये हमारा रिसर्च प्रपोजल का पार्ट नहीं होता है। मेथडोलॉजी हमारा रिसर्च का पार्ट होता है। मेथडोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब एक मेथड है जो रिसर्च में यूज किया जा रहा है, वो मेथड क्यों यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है, जब इसकी स्टडी की जाती है तब इसको मेथडोलॉजी बोला जाता है। मतलब इसका क्या है कि एक मेथड है, मान लीजिए सर्वे मेथड। सर्वे मेथड से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब सर्वे मेथड ही क्यों यूज किया गया, जब इसकी स्टडी की जाती है, इसी को मेथडोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। सी को देखते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर या अर्लियर स्टडीज। जो पहले स्टडीज हो चुकी हैं उससे रिलेटेड आपकी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये भी बात सही है, ये रिसर्च प्रपोजल में आता है। क्यों होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे पहले जो आपका टॉपिक है उससे पहले क्या स्टडीज हो चुकी हैं, आप उसको स्टडी करेंगे, फिर आप वहां पे रिसर्च गैप पाएंगे, फिर उसके बाद नई चीज क्या आप ढूंढेंगे, क्या खोजना है, वो यहां से आपको पता चलती है। स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव का मतलब बिल्कुल जो आपका मकसद है रिसर्च करने का वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ये भी रिसर्च प्रपोजल में बताया जाता है। स्टेटिंग करना प्रॉब्लम्स को, ये भी हमारा रिसर्च प्रपोजल का पार्ट होता है। मतलब क्या है कि रिसर्च जो की जाएगी वो किस प्रॉब्लम पे रिसर्च की जाएगी, ये आपको इसमें बताना होता है। तो इस तरीके से ए नहीं होगा और बाकी बी सी डी ई हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एपीए स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है और IEEE एक स्टाइल है। बेसिकली ये क्या है, रिफरेंसिंग स्टाइल है, कैसे रिफरेंस देना है। तो एपीए स्टाइल क्या होती है सॉरी, कि जब आप ऑथर का नेम, सर नेम लिखते हैं और कॉमा लगा के फिर सन लिखते हैं, ठीक है ना, फिर ईयर लिखते हैं, तो ये आपका स्टाइल होता है किसका, एपीए का। जैसा कि पहले का दूसरा मैच करेगा, क्या है, ऑथर का नाम, वो भी सर नेम लिखा जाएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद कॉमा लगाया जाएगा और ईयर लिखा जाएगा। जैसे यहां पे दिया गया शर्मा कॉमा 2006। फिर उसके बाद एमएलए क्या होता है, एमएलए में क्या होता है कि सर नेम लिखना होता है ऑथर का और पेज नंबर लिखने होते हैं। तो यहां पे देखिए सर नेम और पेज नंबर लिखे होते हैं विदाउट कॉमा। कॉमा का यूज नहीं किया जाता है, याद रखेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा वगैरह यहां पे देखना। तो दूसरे का चौथा मैच करेगा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। शिकागो में क्या होता है इसको भी एक बार देख लेते हैं। कह रहे कि इसमें क्या होता है कि जो ऑथर का नाम होता है पूरा नाम लिखा जाता है, कैलाश शर्मा, ठीक है ना। क्या बुक का क्या नाम है वो लिखा जाता है, कहां पे पब्लिश हुआ है वो लिखा जाता है, पब्लिशर इसके कौन है वो लिखा जाता है। आखिर में ये देखिए ब्रैकेट में प्लेसेस और पब्लिशर का नाम लिखा जाता है, कॉमा के बाद ईयर लिखा जाता है, आखिर में पेज नंबर लिखे जाते हैं। ये स्टाइल किसकी है, शिकागो की है। IEEE स्टाइल ये भाई किसकी है, जब एक चीज इसकी पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखा जाएगा ये आपकी स्टाइल किसकी है, IEEE ये स्टाइल मानी जाती है। इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होता है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। APA का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल, क्या अमेरिकन साइकोलॉजिकल, और ए से क्या होता है एसोसिएशन। MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये बात एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, कौन कौन सी इसमें ये जो सैंपलिंग चीजें दी गई है इसमें आपसे पूछा गया कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन कौन सी है। तो जल्दी जल्दी क्लासिफाइड कर लेते हैं, फिर एक एक को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं होती है। डायमेंशनल सैंपलिंग क्या है, ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है। स्नोबॉल सैंपलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है। क्लस्टर सैंपलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है। कोटा सैंपलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है, ये नहीं होगा। तो हमारे पास दूसरा, तीसरा और पांचवा बन जाएगा। दूसरा, तीसरा, पांचवा किसमें है, दूसरा, तीसरा और पांचवा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब यहां पे सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है रैंडमली, तो ये हमारी सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। डायमेंशनल सैंपलिंग क्या होती है, जब डेटा जो है हेट्रोजेनस होता है और डेटा को जो है आप क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर लेते हैं, अलग अलग स्ट्रेटा बना लेते हैं। उस स्ट्रेटा में से क्या करते हैं, डेटा को अपनी मर्जी से चूज करते हैं, ठीक है ना, रैंडमली नहीं, अपनी मर्जी से चूज करते हैं, तब ये क्या है, डायमेंशनल सैंपलिंग कहलाती है। स्नोबॉल सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जहां पे आप सैंपल कैसे लेते हैं, आप पार्टिसिपेंट को, पहले कुछ पार्टिसिपेंट को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये पार्टिसिपेंट अपने जैसे पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है भाई, इसमें डेटा को आप क्या करते हैं कि आप क्लस्टर बना लेते हैं। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, स्कैटर्ड है, आप वहां पे नहीं पहुंच सकते, तो आप क्या करते हैं, क्लस्टर बना के रैंडम सैंपलिंग कर लेते हैं। कोटा सैंपलिंग क्या होती है, ये फिक्स होती है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से फिक्स कर लेते हैं सैंपल, और वो उतना पॉपुलेशन में से उतना सैंपल यहाँ पे आप कलेक्ट कर लेते हैं जितना आपने फिक्स किया, कोटा जितना बनाया। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है कि आप अपने डेटा को, आपका डेटा यहाँ पे हेट्रोजेनस होता है, हेट्रोजेनस होता है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डेटा को होमोजेनस बनाते हैं, यानी एक जैसा डेटा बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे जेंडर हो गया, जेंडर में मेल और फीमेल, ये मेल को एक में रख लिया, फीमेल को एक में रख लिया। अब यहां से आप रैंडम सैंपलिंग करते हैं, तो ये क्या है, आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाता है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी।
स्टूडेंट ये सवाल देखें, बड़ा अच्छा सवाल है। एक एक सवाल मैंने पूरे रिसर्च का जितना भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मैंने कवर किया। स्केल ऑफ मेजरमेंट जो होता है उससे रिलेटेड पूछा गया कि लोअर लेवल का से जाना है और हायर और लेवल तक आपको बताना है, एक अरेंज करना है। जैसे स्केल ऑफ मेजरमेंट आपके क्या होते हैं, नॉमिनल स्केल, फिर उसके बाद ऑर्डिनल स्केल, फिर उसके बाद इंटरवल स्केल, फिर आखिर में जो हाईएस्ट लेवल का होता है वो आपका रेशियो स्केल होता है। ये 4 तरीके के आपके स्केल हैं जो डेटा को क्लासिफाइड, अलग अलग तरीके बताए गए डेटा को किस तरीके से आप रखते हैं। तो आपको लोअर सबसे पहले नॉमिनल बताना है। तो नॉमिनल क्या होगा आपका, हाइट ऑफ द स्टूडेंट सेंटीमीटर में मापी जा रही है। ये आपका क्या होता है, रेशियो में आता है, ए वाला यहां पे होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मार्क्स जो होता है स्टूडेंट का दिया गया आफ्टर असेसिंग देयर आंसर बुक असेस करने के बाद उनको मार्क्स दिया गया। ये क्या है आपका, इंटरवल में आता है। तो इंटरवल किस में आता है, आपका इंटरवल में आता है। तो आपका ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जा रहा है देयर रिलेटिव पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस असाइनिंग कंपटीशन। एक कंपटीशन में जिन्होंने भाग लिया था उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको असाइन पोजीशन दे दी गई, रेशियो में पोजीशन दे दी गई, रैंक दे दिया गया। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ऑर्डिनल। तो आपका ये सी हो गया। और सबसे जो लोअर लेवल का हमारे पास एक ही बचा, तो इसका मतलब ये हमारा क्लासिफाइड डेटा को जब क्लासिफाई में किया जाता है, सिर्फ कैटेगरी में बांटा जाता है जैसे अलग अलग सब्जेक्ट में, तो ये आपका नॉमिनल स्केल में होता है। डी वाला पहले हो जाएगा, यानी आपका ऑर्डर देखिए बन रहा है डी सी बी और ए बन रहा है। डी सी बी ए किस में है, डी सी बी ए ऑप्शन सेकंड में है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? एग्जाम्पल दिए गए, उस एग्जाम्पल को आपको अरेंज करना है। बेसिकली आपको पहचानना है कौन सा नॉमिनल कैटेगरी में रखा गया, कौन सा ऑर्डिनल में, और कौन सा एग्जाम्पल रिलेट करता है आपका इंटरवल से और कौन सा रिलेट करता है आपका रेशियो से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो रिसर्च का टाइप है उससे रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। ये जो टाइप है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये बात जो हम बता रहे हैं सिर्फ इतनी ही नहीं है भाई, आपको और थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ना होगा, तब जाके यहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च टॉपिक को कवर कर लेंगे। अब यहां पे देखते हैं। अच्छा, मैं एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। जब भी मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको सिर्फ पहले इनको पढ़ना होगा, यानी ये वाला आपको कॉलम पहले पढ़ना होगा, फिर उसके बाद इसको देखना होगा ये किस में बात कही गई है, ठीक है ना। तो इन डेप्थ स्टडी किस में की जाती है, एक सिंगल यूनिट पे केस स्टडी में की जाती है। डी का आपका पहला मैच करेगा, ठीक है ना। स्टडी ऑफ ओपिनियंस ऑफ द पीपल टूवर्ड्स सोशल मीडिया। भाई मुझे स्टडी करनी है, कैसी स्टडी, लोगों के ओपिनियंस को जानना, उसकी स्टडी करनी है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये कहां पे होता है, सर्वे रिसर्च में होता है। तो सी का दूसरा मैच करेगा, डी का पहला, सी का दूसरा, ये देखिए दोनों में आ रहा है। अब यहां पे क्या है भाई, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किस में होता है, एक्सपेरिमेंटल में होता है। बिल्कुल इजी है, पहले का तीसरा मैच करेगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, ये चौथा मैच करेगा। इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई कल्चर की स्टडी जब आप करते हैं तो ये आपका इथनोग्राफिक रिसर्च कहलाता है। बी का चौथा मैच कर जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये सवाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया कि द क्वेश्चंस of whether the result of the study can be generalized beyond a specific research context।
कहा गया कि एक स्पेसिफिक रिसर्च की गई, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च की गई और उसका रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को क्या आप जनरलाइज कर सकते हैं बियॉन्ड स्पेसिफिक रिसर्च, यानी जहां पे ये रिसर्च की गई थी वहां के लिए ये रिजल्ट निकल के आया था, तो यहां के लिए तो ये बेहतर है जहां पे रिसर्च की गई थी। लेकिन कह रहे कि क्या आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं? अगर जनरलाइज करेंगे सबके लिए, जहां थी रिसर्च, अगर उसके लिए वो सही है जगह, तो और सबके लिए भी जगह सही है, तो ऐसी वैलिडिटी को क्या कहा जाता है? ऐसी रिसर्च को क्या कहा जाता है जो हर जगह के लिए अप्लाई हो जाए, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग सिचुएशंस पे? ऐसी रिसर्च को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसको एक्सटर्नल वैलिडिटी कहा जाता है। यानी आपकी रिसर्च जहां हुई थी, आप उससे बाहर निकल के वहां भी लागू कर रहे हैं अपने रिजल्ट को। क्या बात समझ में आ रही है? एक्सटर्नल वैलिडिटी कहा जाता है। अब एक एक करके समझ लेते हैं मेजरमेंट वैलिडिटी क्या होता है। मेजरमेंट वैलिडिटी बेसिकली वो चीज होती है कि जो ये टूल है, ये जो टूल जिस चीज को मापने के लिए बनाया गया है, क्या उसको सही तरीके से कितना माप रहा है या नहीं माप रहा है, उसको चेक करने के लिए ये मेजरमेंट वैलिडिटी है। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है कि क्या जो इफेक्ट देखने को मिला है, क्या जिसकी वजह से जो चेंजेस किए गए थे, क्या उसी की वजह से इफेक्ट देखने को मिला है या कोई और दूसरी वजह है? मतलब क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ा है, क्या ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है या फिर और दूसरे वेरिएबल की वजह से है? इसको मापने के लिए हम इंटरनल वैलिडिटी करते हैं। इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है? बेसिकली जो भी रिजल्ट्स आए हैं, क्या ये रियल लाइफ सिचुएशन में कितना अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये इकोलॉजिकल वैलिडिटी होती है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।